तो इसमें देखो क्या है, अब आता है नेक्स्ट वन इज, जैसे बॉन्ड पैरामीटर है। बॉन्ड पैरामीटर में पहला आता है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ तो जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस। जैसे एक एटम ये है और दूसरा एटम ये है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस वो बॉन्ड लेंथ हो जाएगी। जैसे Cl ये है, दूसरा Cl ये है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, वो इसकी बॉन्ड लेंथ है। तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू बॉन्डेड एटम, उसे कहेंगे उसकी बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी, तीनों में कंपैरिजन होता है। पहला है जैसे मेटल आयन में, मेटल एटम, दूसरा कोवेलेंट वाले में, तीसरा वैंडर वॉल। तो मेटल में क्या होता है, एटम्स एक दूसरे से क्या होते हैं, टच करते हैं। दूसरा कोवेलेंट में क्या होता है, ओवरलैपिंग हो जाती है। और वैंडर वॉल में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल ये है और दूसरा मॉलिक्यूल ये है। अब इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, तो इसमें से सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी, मेटल एटम की, वैंडरवॉल की। कोवेलेंट की, यस सर। या वैंडर वॉल की। सर वैंडरवॉल। हाँ, तो वैंडर वॉल सबसे पहले, फिर सर कोवेलेंट। नहीं सर, फिर मेटल आएगा। मेटल, क्योंकि इसके इसमें टच हो रहा है, यस यहाँ एंड पे देन ओवरलैपिंग हो रही कोवेलेंट। है, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो यस रही सर। है, तो ये एरिया भी कवर अप हो गया। तो इससे क्या होगा, ये डिस्टेंस कम हो जाएगी। ठीक है, तो यस सर। ये हो गया पहला। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसे अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स। इसमें पहला साइज। साइज है जो एटम का साइज। एटम का साइज जितना ज्यादा होगा उतना बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो तो जाएगी। ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, जितना एटम का साइज ज्यादा होगा उतना बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी। दूसरा हाइब्रिडाइजेशन। तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, जैसे मैंने कहा कि सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड। तो जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp। डबल बॉन्ड में हो जाता है sp2, और सारे सिंगल बॉन्ड होगा तो sp3। तो किसमें बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, जो सिंगल वाला होता सर है। sp3 में। हाँ, sp3, फिर sp2, फिर sp। तो जो सिंगल यस सर। बॉन्ड होगा उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, फिर डबल बॉन्ड की, फिर लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड की। इसी को एस करेक्टर बोल देते हैं, एस करेक्टर। तो जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा, एस करेक्टर मतलब एस परसेंटेज, जैसे इसमें एस की परसेंटेज कितनी होगी, टोटल 4 है, 4 में से एस 1 यस है सर, तो इसमें 1/4, sp3 25% हो जाएगी। 25%। इसमें टोटल 3 है, सर इसमें यस सर तो हो जाएगा 66। 66.67, और सॉरी 33 वाला, 33 यस सर 3 है ना। 33 होगा। और इसमें 2 है और एक एस सर है, 50%। 50। तो जितना एस करेक्टर ज्यादा होगा उतना बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, ओके सर। हाँ, तो ये इनडायरेक्टली भी आ गया ये। तो इस तरीके से आपको बॉन्ड लेंथ चेक करनी है, किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी। दूसरा इसमें आता है बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उसे कहते हैं कि अगर आपने 1 मोल बॉन्ड है, 1 मोल मतलब एक बॉन्ड, इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने में, ठीक है, जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो जितनी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगी, इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, उतना स्ट्रॉन्ग होगा बॉन्ड, जितना उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, इसमें एक और आता है बॉन्ड एनर्जी।
बॉन्ड एनर्जी में क्या डिफरेंस है दोनों में, कि बॉन्ड एनर्जी होती है आपकी, जैसे इसमें 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4, जो अगर इस बॉन्ड को तोड़ने में सपोज 200 एनर्जी लगी और इसमें थोड़ी ज्यादा लगेगी क्योंकि 3 बॉन्ड है तो उसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। अब 2 ही बॉन्ड रह जाएंगे तो इसको तोड़ना और मुश्किल हो जाएगा, एक बॉन्ड में बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो आप क्या करते हो, जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो जितने ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपने करी इसका एवरेज वो बॉन्ड एनर्जी हो जाती है। तो इसका सम करके जितना भी आएगा उसको 4 से डिवाइड कर दोगे तो ये इसकी बॉन्ड एनर्जी आ जाएगी। तो बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, एवरेज होती है किसकी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का एवरेज, उसे कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, तो दोनों में यही डिफरेंस है, लेकिन वो कहता है कि किस कंडीशन में दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, ऑन विच कंडीशन बॉन्ड एनर्जी इज इक्वल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो इसमें क्या है, जब डाई एटॉमिक कंपाउंड होगा, डाई एटॉमिक यानी जब 2 एटम हो जाएंगे, जैसे HF इसमें एक ही बॉन्ड है तो जितना बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगा उतना ही बॉन्ड एनर्जी होगा, या HCl, ठीक है, जिसमें एक ही बॉन्ड है, एक बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी होती है वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी वही हो गई और बॉन्ड एनर्जी भी यही हो गई। तो यहाँ पे दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो कब, जब 2 एटम होंगे या उनके बीच में एक ही बॉन्ड होगा तो उसको कहते हैं हम बॉन्ड, ये जो कंडीशन है इसमें दोनों इक्वल हो जाते हैं। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसे अफेक्ट करते हैं। पहला साइज, सीधी सी बात है, अगर साइज ज्यादा होगा तो क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी। दूसरा इसमें यही है हाइब्रिडाइजेशन, जितना हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में अभी हमने क्या था, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो सबसे मजबूत होगा, ठीक है, क्योंकि जितना यस डिस्टेंस कम होगा उतना बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा। तो ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और सिंगल बॉन्ड सबसे कम स्ट्रांग होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये हो गया sp3, ये हो गया sp2, ये हो गया sp। तो sp वाला सबसे स्ट्रांग होगा, यानी s करेक्टर, s करेक्टर में जिसकी s परसेंटेज ज्यादा होगी, s करेक्टर परसेंटेज जिसकी ज्यादा होगी उसका बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगा। जैसे इसमें 50% सर, है, इसमें तो इसमें यस सर, 33 फिर है SP2। और इसमें 25 है। तो जितना एस करेक्टर ज्यादा होगा उतना बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसमें एक चीज आता है लोन पेयर का। अगर कहीं पे लोन पेयर आ गया तो रिपल्सन की वजह से उसकी बॉन्ड एनर्जी कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। जैसे हमने कहा H2O2, तो ये एक O दूसरा हुआ है, तो H2O2 में क्या होता है, यहाँ पे एक लोन पेयर हो जाता है, यहाँ पे एक लोन पेयर हो जाता है। तो ये लोन पेयर आपस में रिपल्सन करने लगते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, अगर लोन पेयर एक तो स्मॉल साइज है इसका, ऑक्सीजन का है स्मॉल साइज, ठीक है, स्मॉल साइज है, और दूसरा यहाँ पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है या जो लोन पेयर रिपल्सन हो जाता है। तो इसकी वजह से जो बॉन्ड एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज। तो ये फैक्टर है किसके लिए, बॉन्ड एनर्जी के लिए। ठीक है, तो आपको यस सर। बॉन्ड एनर्जी में कंपैरिजन आ सकता है। थर्ड आता है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल का मतलब होता है कि जो एंगल बिटवीन 2 बॉन्ड्स, जैसे हमने किया था ये BCl3, तो जो 2 बॉन्ड है इसके बीच का एंगल वो होता है बॉन्ड एंगल, एंगल बिटवीन 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड है उसके बीच का एंगल हो जाएगा आपका बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो ये बॉन्ड एंगल किस चीज पे डिपेंड करता है, पहला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा। जैसे हमने कहा NH3 है, PS3 है, और AsH3 है, SbH3 है, और बिस्मिथ में H3 है।
तो यहाँ पे क्या होता है, छोटा साइज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज्यादा है, फिर फास्फोरस की, फिर आर्सेनिक की, फिर एंटीमनी की, फिर बिस्मिथ की। तो जो बॉन्ड एंगल है सबसे ज्यादा हो जाएगा NH3 का। ठीक है, बाकी हमने बॉन्ड एंगल लोन पेयर में डिस्कस कर लिए थे, तो वो बॉन्ड एंगल वहां के काम आ जाएंगे यहाँ पे। फिर लास्ट इसमें आता है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब हुआ नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। और जो दो एटम है उसके बीच में कितने बॉन्ड है उसी को बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। जैसे मैंने कहा कार्बन में डबल बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा। नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा। क्लोरीन में सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट है दो एटम्स के बीच का, वो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। तो इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं एमओटी थ्योरी में। तो ये आपका फिनिश हो गया बॉन्ड पैरामीटर्स। आया समझ में? यस सर। अब इसके बाद आता है आपके पास एक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, भी इसमें है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी है। हाँ, रेजोनेंस भी है। हाइड्रोजन हो गया, रेजोनेंस हो गया, एमओटी हो गया, बस ये तीन ही तो बचे हुए हैं अब। यस सर। और कुछ है उसके अलावा देखना, अभी बताना फिर सर मुझे अगर कोई। पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। हाँ, पोलैरिटी वाला। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड किसे कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब ये होता है कि जो हाइड्रोजन होता है वो उस एलिमेंट से उस एलिमेंट से कंबाइंड होता है जिसका स्मॉल साइज होता है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। ठीक है, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, उसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक इसके अलावा और किसी के साथ भी कंबाइंड होगा हाइड्रोजन तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, केवल यही होती। तो दो खास बात है, इसको दिखाते हैं हम डॉटेड लाइन से। अब सेकंड आता है इसके टाइप्स। इसके दो टाइप्स होते हैं। टाइप्स, पहला होता है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और दूसरा इसमें आता है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटर एंड इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है तो इंटर में क्या होता है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो होती है एग्जिस्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के बीच में होगी। जैसे एक मॉलिक्यूल है जैसे HF, फिर एक दूसरा मॉलिक्यूल आ जाएगा HF, तो इन दोनों के बीच में होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो डॉटेड लाइन है, ये आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और इंट्रामॉलिक्यूलर होता है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है विद इन द मॉलिक्यूल। विद इन यानी एक ही मॉलिक्यूल में, विद इन द मॉलिक्यूल। जैसे ये, ठीक, जैसे ये बन गया अल्कोहल और यहाँ पे मैंने नाइट्रो ग्रुप ले आया, तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पास पास आ गए, तो इन दोनों के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ये होगी इंट्रामॉलिक्यूलर, यानी एक ही मॉलिक्यूल है और एक ही मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई तो इंट्रामॉलिक्यूलर। और अगर दो अलग अलग मॉलिक्यूल है, एक अलग ये हो गया, एक दूसरा ये हो गया, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आ गया टाइप्स? यस सर। अब इसमें नेक्स्ट आता है कॉन्सिक्वेंसेस। इससे फर्क क्या पड़ता है? कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस में पहला है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। अगर जिसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा औरों के कंपैरिजन में। ठीक है, तो एक ही रीजन है। जैसे क्वेश्चन आता है कि HF का एबनॉर्मली हाई क्यों हो जाता है? एबनॉर्मली हाई हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट, व्हाई? तो बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि छोटा साइज होता है, HF है, तो बाकी क्या होगा, HF का सबसे ज्यादा, फिर HCl का,
फिर HBr का, फिर HI का। लेकिन फर्क क्या है इसका, जिस हिसाब से इनका बढ़ रहा है, इनका सपोज करो 100 है, इसका 150 है, इसका 200 है, तो 50-50 बढ़ रहा है, लेकिन इसका 500 हो गया, तो डबल हो गया, यानी बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। रीजन है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो पहला मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा आता है इसमें सॉलिबिलिटी वाला। सॉलिबिलिटी मतलब होता है सॉलेबल इन वाटर। तो जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जनरली, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये इनसॉलेबल होते हैं वाटर में। ठीक है, ये क्या होते हैं, इनसॉलेबल होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड इज इनसॉलेबल इन वाटर, वाटर में सॉलेबल नहीं होते। ठीक है, लेकिन एल्कोहल है, एल्कोहल होता है आपके पास C2H5OH, या एमाइन हो गया, एमाइन, जैसे C2H5NH2। तो कहेगा ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जबकि ये क्या होते हैं, सॉलेबल हो जाते हैं वाटर में। वाई? तो इसका रीजन भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका रीजन क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे ये एल्कोहल हो गया C2H5 और यहाँ पे OH, तो इसमें नेगेटिव चार्ज, यहाँ प्लस। अब ये वाटर में डालोगे तो वाटर में ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। ऐसे ये O और यहाँ पे H, तो क्या होगा, जो ये एल्कोहल होगा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इसके थ्रू ये वाटर में सॉल्युबल हो सकता है, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन ये सॉल्युबल है, तो इसका रीजन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे ही एमाइन होता है, एमाइन होता है NH2 NHH और ये हो जाएगा C2H5। अब ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, यहाँ पे HOH, तो यहाँ पे इसमें प्लस चार्ज, इसमें माइनस चार्ज, तो एक हिसाब से ये क्या है, पार्शियली एनिक बॉन्ड है। ठीक है, तो इसमें पार्शियली एनिक बॉन्ड करेक्टर होता है, तो इसकी वजह से भी क्या होगा, वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो आंसर को अफेक्ट कर देते हैं। तो एक सॉल्युबिलिटी हो सर गया, मींस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सॉल्युबल होते हैं। हाँ, अदरवाइज ये इनसॉल्युबल रहते हैं। तो अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है और वो वाटर सर में सारे सॉल्युबल, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है? सारे नहीं होती, तभी तो इनसॉल्युबल होते हैं वो, जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होगा बस। ओके सर। ऐसे C2H5 या C2H6, तो ये वाटर में इनसॉल्युबल होगा, इनसॉल्युबल, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक मतलब जिसमें हाइड्रोजन कार्बन है, तो ये क्या होंगे, वाटर में इनसॉल्युबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वाटर में डिजोल्व नहीं होंगे। ओके ठीक है, सर। हाँ, तो इसके मेन जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं ये दोनों ही हैं जो बहुत ज्यादा इसमें क्वेश्चन में आते हैं। और एक फिजिकल स्टेट भी है जिसको चेंज कर सकते हैं, जैसे फिजिकल स्टेट, जैसे वो कहेगा कि H2S तो गैस है और H2O लिक्विड है, क्यों, वाई? तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, इसीलिए H2S क्या होता है, गैस होता है, जबकि H2O लिक्विड। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, पास पास आएंगे तो क्या होगा, स्टेट चेंज हो जाएगा, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में। ठीक है, तो सॉलिड से, सॉरी, गैस से किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में, तो बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, यस सर। हाँ, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के भी कई क्वेश्चंस आते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉलिबिलिटी या फिजिकल स्टेट के बेस पे। तो ये भी आपका खत्म हो गया। अब आता है रेजोनेंस का। तो रेजोनेंस किसे कहते हैं, देखो, रेजोनेंस कहते हैं कि जहां पे जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करता है, डीलोकलाइज करेगा, घूमता रहेगा। इसकी वजह से क्या होता है
कि कोई भी कंपाउंड जिसमें ये डीलोकलाइज करेगा वो एग्जिबिट करता है मोर देन वन स्ट्रक्चर, मोर देन वन स्ट्रक्चर, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर होते हैं उसके पास, ठीक है। किसकी वजह से? पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन की वजह से। इस फिनोमेना को हम कहते हैं रेजोनेंस। और ये जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं इस स्ट्रक्चर को कहते हैं कैनोनिकल फॉर्म या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये इसके नेम हो जाएंगे। अब इसकी वजह से क्या होता है? और नन ऑफ दिस गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन, अबाउट कंपाउंड। मतलब जो कंपाउंड के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन कोई नहीं देता। नन ऑफ दीज गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंपाउंड। कंप्लीट कोई नहीं देगा, 90% एक दे रहा है, 90% दूसरा देगा, 85%, लेकिन कंप्लीट कोई नहीं देगा अबाउट कंपाउंड। ठीक है, तो उसे कहेंगे क्या कह देंगे? इस फिनोमेना को कहते हैं रेजोनेंस, और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल फॉर्म। अब इसमें एक और आता है कि रेजोनेंस हाइब्रिड क्या हुआ? रेजोनेंस हाइब्रिड ये ऑर्गेनिक में भी है आपके पास और इसमें दोनों में ये है टॉपिक। यस। तो रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है कि जो सबसे स्टेबल होता है, जिसकी एनर्जी मिनिमम होती है, मिनिमम एनर्जी होती है, जिसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है, और जिसको आप लेविस स्ट्रक्चर से आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, कैन नॉट रिप्रेजेंट, उससे कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, एग्जांपल के लिए देखो, एग्जांपल के लिए जैसे मैंने कहा C ये O- और यहाँ पे मैंने दिखा दिया सपोज करो डबल बॉन्ड, और यहाँ भी O-। अब क्या होगा? ये बॉन्ड यहाँ से इधर जाएगा तो ये बॉन्ड इधर खिसक जाएगा, तो इसको डबल हेडेड एरो से सेपरेट करते हैं, सेपरेटेड बाय डबल हेडेड एरो। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, अब इसमें नेगेटिव आ गया और यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन घूमता जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद फिर क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, सॉरी, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से वापस चला जाएगा। ठीक, और इसको हटा देते हैं अभी। तो यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ सिंगल बॉन्ड आ गया माइनस चार्ज, तो ऐसे डीलोकलाइज होता जाएगा, ये चारों तरफ क्या होता जाएगा? डीलोकलाइज होता जाएगा। तो इसे कहते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। तो जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उतना क्या होगा? उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो जिसके रेजोनेंसिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने कहा इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओ, तो हाइब्रिड को पहले हम सेपरेट करते हैं 3 ट्रिपल लाइन से। अब इसमें डॉट लाइन से दिखाना है, क्योंकि लेविस, ये तो लेविस स्ट्रक्चर हो गए तीनों के तीनों, इसको डॉटेड लाइन से दिखाना है कि देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, फिर यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, तो ये डॉटेड लाइन हो गया, तो इसलिए ये लेविस स्ट्रक्चर से शो नहीं हो रहा। तो ये जो डॉट है ये बता रहा है कि जो माइनस चार्ज है ये कहाँ कहाँ घूम रहा है, तो ये लेविस स्ट्रक्चर नहीं है इसका। ठीक है, तो इसीलिए इसे कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, जिसको डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? मैक्सिमम, और रियल में यही एग्जिस्ट करता है, एक्चुअल में क्या होता है? यही एग्जिस्ट करेगा। और ये जो होते हैं ये सब इमेजनरी होते हैं, ये तो हम अंदाजा लगाते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऐसे गया ऐसे गया, ये इमेजनरी है। ठीक है, ये हाइपोथेटिकल है सब, हाइपोथेटिकल। ठीक है, ओनली कौन एग्जिस्ट करता है यहाँ पे? ये वाला एग्जिस्ट करेगा बस, बाकी वाले एग्जिस्ट नहीं करते इसमें। ठीक, तो ये आपका हो गया
रेजोनेंस हाइब्रिड का। इसके बाद आता है रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी होता है द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड, इन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस, क्योंकि इसकी एनर्जी मिनिमम है, इसकी ज्यादा होगी, तो इन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस उसे कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। और यहाँ पे ये भी है कि रेजोनेंस एनर्जी जिसकी ज्यादा होगी, इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा है। ठीक है। तो ये है आपका रेजोनेंस। अब इसमें अलग अलग एग्जाम्पल हैं बहुत सारे। जैसे हमने कहा CO2 का रेजोनेंस बताओ, CO2 तो C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ डोनेट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास वापस चला जाएगा। तो ये ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव चार्ज, और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ प्लस चार्ज। तो ये इसका रेजोनेंस हो गया। एक और कौन सा हो सकता है, अपोजिट हो जाए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करे और ये इलेक्ट्रॉन वापस मिल जाए। तो उस केस में ये प्लस और यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ सिंगल बॉन्ड, ये माइनस। तो ये दोनों के दोनों रेजोनेंस हाइब्रिड हो, सॉरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा, हाइब्रिड में जो फिक्स है उसको छोड़ के बाकी ये डॉटेड लाइन से दिखाना है। तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया, जिसको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, यानी जिसको लेविस स्ट्रक्चर से शो नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये रेजोनेंस होगी। तो आपको कोई भी चीज दे सकता है और बोलेगा कि बताओ, तो ये स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन करता है। जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये रेजोनेंस भी आपका फिनिश हो गया, रेजोनेंस। सर ये कैसे पता लगाएंगे किसका रेजोनेंस इफेक्ट ज्यादा है? देखो, रेजोनेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें कुछ चीज है। जैसे कंपाउंड में सबसे पहले अगर कोई न्यूट्रल कंपाउंड है तो वहां पे रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, यानी वो पावरफुल हो जाएगा। या जिसके ज्यादा स्ट्रक्चर बन रहे, किसी में एक ही स्ट्रक्चर बनेगा, किसी में 2 बन रहे, किसी में 3 बन रहे। जैसे मैंने कहा ये है, इसमें अगर हम रेजोनेंस करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट करेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है, और ये जो ये है ये नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा। तो क्या हुआ, यहाँ पे रेजोनेंस हो गया। अब फिर ये डबल बॉन्ड, ये माइनस चार्ज यहाँ आएगा और ये डबल बॉन्ड से इधर माइनस में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये दूसरा रेजोनेंस हो गया स्ट्रक्चर। ये माइनस चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, इसमें प्लस चार्ज आ जाएगा। फिर क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाएगा। ठीक, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हो जाएगा यहाँ पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, और ये डबल बॉन्ड Cl प्लस का। फिर ये यहाँ से इधर जाएगा और ये इधर से वापस चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ये Cl यहाँ से इधर चला गया, ये इधर, ये इधर, ये इधर। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, तो इसमें कितने सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए, 1 2 3 4 5, इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। ये चारों तरफ को क्या है, मूव करता जा रहा है। अगर किसी केस में क्या है, कम बन गए तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो रेजोनेंस का स्ट्रक्चर हमें देखना पड़ेगा। जैसे सपोज करो ये है आपके पास, और यहाँ पे केवल यहीं पे डबल बॉन्ड है और यहाँ डबल बॉन्ड है। तो इस केस में क्या होगा, रेजोनेंस यहीं तक होगा केवल। पहले केस में क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ डोनेट करेगा, तो इसमें डबल बॉन्ड Cl प्लस, और ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा। उसके बाद फिर ये यहाँ से इधर आएगा और ये यहाँ जाएगा। तो 2 ही जगह रेजोनेंस हो रहा है बस, बाकी तो रेजोनेंस है ही नहीं इसमें, यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, तो ये कम रेजोनेंस करेगा, इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो जितना ये इलेक्ट्रॉन घूम सकता है ज्यादा, उतना स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, ओके सर। हाँ। बट सर अगर Cl पे वापस जाना होगा तो कैसे जाएगा ये? यहाँ से नहीं जा सकता ये, यहाँ से फिर वापस
दोबारा उसी को रिवर्स करना पड़ेगा बस, यानी ओके सर। रिवर्स, ये रिवर्स जाएगा यहाँ से, फिर ये इधर जाएगा, फिर ये इधर जाएगा, इस तरीके से रिवर्स हो जाएगा। ओके सर। हाँ, वैसे नहीं जाएगा जैसे अभी हुआ था ना, क्योंकि आगे है ही नहीं कहीं डबल बॉन्ड। इसमें कॉन्जुगेट यस में सर। ऑल्टरनेट सीक्वेंस में डबल बॉन्ड होने चाहिए। तो ये डबल बॉन्ड के ऑल्टरनेटिव में जाता है, डबल बॉन्ड पे जाता है? डबल बॉन्ड शिफ्ट होता है ना, डबल बॉन्ड तो घूमता रहेगा चारों तरफ को। तो ये कब घूमेगा, जब यहाँ पे डबल बॉन्ड होता, तब क्या होता, ये इधर से, ये इधर से, यस सर। ये इधर, सॉरी यहाँ पे होता, तो ये यहाँ से यहाँ जाता और इसको यहाँ वापस कर देता। तो यहाँ ऑल्टरनेट में होता तो क्या होता, ये डी यस लोकलाइज सर, हो जाता, ये ठीक है, अब समझ। अदरवाइज ये नहीं होगा, यहाँ पे कुछ है ही यस नहीं। सर। ऑल्टरनेट में डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होने चाहिए, तभी क्या होगा, रेजोनेंस होगा, अदरवाइज रेजोनेंस नहीं होगा। ठीक। ओके सर। तो ये सर रेजोनेंस भी एक आपको क्वेश्चन पता था, है। पाई और सिग्मा बॉन्ड को काउंट करना, हाँ, तो वो तो और आसान है। वो सर कैसे करते हैं? सिग्मा को तो आसान है, सिग्मा में तो देखो कितने नंबर ऑफ एटम है, -1 कर दो, वो सिग्मा हो जाएगा। पाई में देखो कितने डबल बॉन्ड है, अगर एक डबल बॉन्ड है, 1 डबल बॉन्ड, तो इसका मतलब 1 सिग्मा एंड 1 पाई। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा एंड 2 पाई। सर सिंगल बॉन्ड में सिर्फ सिग्मा होगा? हाँ, सिंगल बॉन्ड सिर्फ सिग्मा, क्योंकि सिग्मा पहले बनता है, पाई बाद में बनता है। तो जितने भी सिंगल है, ओके सर। इसमें सीधा सा आंसर है कि जितने नंबर ऑफ एटम है, जैसे मैंने कहा आपको C8H16 है, अब इसमें बताओ कितने सिग्मा कितने पाई है। तो आपने क्या किया इसमें, तो 23 सिग्मा है। हाँ, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एटम -1, और ये एल्कीन बन गया, एल्कीन का मतलब एक डबल बॉन्ड, यानी 1 पाई। अब इसको करके देखें, 8 कार्बन है तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 16 हाइड्रोजन है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, फिर यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा 14 15 16। ठीक है, तो 16 हाइड्रोजन होगा। अब इसमें काउंट करो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। सिग्मा बॉन्ड के लिए कैसे काउंट करेंगे, सिग्मा बॉन्ड यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं हम लोग, यहाँ से 1 2 3 1 2 3 4 8। और 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 तो 19 23। 20 21 22 एंड 23, तो सीधा हो गया। ठीक है, और यस सर। ये क्या है, ये एल्कीन है, क्योंकि ये क्या है CnH2n है, तो एक डबल बॉन्ड होगा इसमें। तो इसका मतलब 1 पाई। ठीक है, इस यस सर। तरीके से काउंट करना है। तो सिग्मा आसान है, पाई के लिए आपको देखना है कितने डबल या ट्रिपल बॉन्ड बन सकते हैं। ओके सर। ठीक, तो ये सिग्मा और पाई बॉन्ड को कैलकुलेट करना है। अब आता है पोलैरिटी का। सर किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकालने का भी कोई फॉर्मूला है? 1/2 इंटू नंबर। हाँ हाँ, तो वो आपको मैंने दूसरे मेथड से बता दिया ना, वो आसान है। अगर आपको बॉन्ड पेयर लोन पेयर आता है तो वो करने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है। ओके सर। हाँ, जैसे बॉन्ड पेयर लोन पेयर आता है तो उससे भी हो जाता है। 2-3 मेथड है इसको करने के। अगर इससे नहीं होगा तब दूसरा मेथड आपको बता देता हूँ कि 1/2 है, कितने उसमें मोनो एटॉमिक हैं, माइनस जितना उसमें चार्ज है, प्लस माइनस का वो रोल होता है। उसको डिवाइड 2 से कर देते हैं बस। ठीक है, ओके सर। अब इसके बाद आता है आपके पास
पोलैरिटी का। एक पोलर मॉलिक्यूल होता है और दूसरा होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो पोलर में क्या होता है कि जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो जाता है किसके लिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं उसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है। जैसे HCl है तो Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो शेयर पेयर इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से इसमें क्या होता है, चार्ज जनरेट हो जाता है, चार्ज जनरेट हो जाता है। यहाँ चार्ज आ जाएगा, तो ये पोलर है। नॉन पोलर में क्या होता है, जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो लाई होगा जस्ट बिटवीन बोथ एटम, दोनों एटम के ठीक बीच में होगा। जैसे दोनों Cl Cl है तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, ठीक बीच में आएगा तो इससे क्या होगा, नो चार्ज इज जनरेटेड या सेपरेटेड, कोई भी चार्ज सेपरेट नहीं होगा या जनरेट नहीं होगा। ठीक है, तो सेपरेट नहीं होगा या जनरेट नहीं होगा तो वो आपका हो जाएगा क्या, नॉन पोलर। जैसे H2 Cl2 ऑक्सीजन नाइट्रोजन सेम वाले सारे के सारे नॉन पोलर हो जाएंगे। या CCl4 तो इसमें डायपोल मोमेंट के थ्रू निकालते हैं इसको, प्लस माइनस करके ओवरऑल इसका 0 हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड हो जाते हैं आपके क्या, नॉन पोलर। और पोलर में जैसे NH3 हो गया नाइट्रोजन, ये पोलर नेचर का है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है हाइड्रोजन से, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इसमें माइनस चार्ज इसमें प्लस चार्ज। ठीक है, तो ये प्लस और माइनस की वजह से क्या होता है, इसको कहते हैं पोलर। तो पोलर उसके पास होता है जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी एक की कम हो जाएगी, तो उसे हम कहेंगे पोलर। और नॉन पोलर उसे कहते हैं जिसमें कोई भी चार्ज जनरेट नहीं होता है, यानी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होती है। और कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, यस सर। हाँ, तो ये आपका यहाँ तक फिनिश हो जाता है। अब इसको डायपोल मूवमेंट से करते हैं और एक MOT रह गया, इसमें भी देख लेना अगर कोई क्वेश्चन नहीं आया। एक MOT है, MOT में जो मेन है आपका वो आता है बॉन्ड ऑर्डर वाला। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। आप रिज्वाइन करो क्योंकि टाइम खत्म हो गया है, तो रिज्वाइन करो फिर से सेम आईडी। ओके।